फ्रेंड्स, मैं प्रमांदु जैन। आज आप लोगों को मैं ये बताने वाला हूँ यूजीसी नेट प्रिपरेशन कैसे करें। और इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि यूजीसी नेट जो दिसंबर में होने वाली है, अभी तो जो पेपर होना था हो गया यूजीसी नेट का। अब जो दिसंबर वाली होने वाली है उसके लिए आप कैसे प्रिपेयर करें अपने आप को, उसके लिए मैं बताने वाला हूँ आपको। हमारे इंस्टीट्यूट में एक तो ऑफलाइन मोड में, ऑनलाइन मोड में, दोनों मोड में क्लासेस चलती है। अगर आप ऑनलाइन मोड में क्लासेस लेना चाहते हो उसके लिए आप यहाँ से आप इंस्टॉल करके इसको आप यहाँ से ऑनलाइन क्लासेस ले सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन मोड में लेना है तो आप उसके लिए साकेत वाले सेंटर पे, इस वाले नंबर पे आप कंसल्ट कर सकते हो। तो जो आप यूजीसी नेट के जो प्रिपरेशन के लिए आप लोग जो प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, सबसे पहले उसके लिए सिलेबस जानना होगा कि सिलेबस क्या है, स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, उसको कैसे पढ़े, किस चीज पे फोकस करें, बेसिक चीज क्या है। तो ये चीजें जो है हम लोगों को सबसे पहले सिलेबस जब तक हम लोग नहीं जानेंगे तब तक हम लोगों को पता नहीं चलेगा। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिलेबस जाने बिना ही अपना जो है पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं, जो कि वो बहुत बड़ी भूल कर देते हैं। तो इसके लिए हम लोगों को पहले फोकस करना होगा, पहले सिलेबस को समझना होगा कि कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पे ज्यादा हम लोगों को टाइम देने की जरूरत है, कहाँ पे फोकस करने की जरूरत है। और हम लोग क्या करते हैं, गलती ये कर देते हैं कि हम लोग उस चीज पे फोकस ना करके डायरेक्ट पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं। तो पहले मैं आपको बता ही चुका हूँ कि अगर आपको ऑनलाइन क्लासेस करना है तो आप यहाँ से ऐप इंस्टॉल करके यहाँ से आप कर सकते हो। अगर आपको ऑफलाइन मोड में अगर क्लासेस करनी है तो आप साकेत सेंटर पे आप इस नंबर पे कंसल्ट कर सकते हो अगर आपको कोई भी इंक्वायरी चाहिए होगी तो। तो ये जो है यूजीसी नेट के लिए प्रिपरेशन के लिए अभी मैं आपको सिलेबस के बारे में बताऊंगा। वैसे मैंने बता दिया आपको दोनों ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड का। बाकी हम लोगों का दोनों यूजीसी नेट में दो पेपर होते हैं, आप लोगों को अगर पता हो तो दो पेपर होते हैं। फर्स्ट पेपर जो कॉमन पेपर होता है जिसकी क्लासेस हमारे यहाँ स्टार्ट हो चुकी है। अब जो मैं बता रहा हूँ वो हिस्ट्री की क्लासेस अब न्यू बैच जो है स्टार्ट होने वाली है। इसके रिगार्डिंग मैं आपको अभी बताऊंगा कि सिलेबस में कैसे क्या है नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको सिलेबस पे जाता हूँ। तो सिलेबस के लिए करना क्या है, सबसे पहले आप हम लोग ये देखेंगे। आप लोगों को पता होगा पेपर कोड 6 है, हिस्ट्री का ये, ठीक है। इसमें सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में जाएंगे, ये टर्म्स है। ये टर्म जो आपको यूजीसी नेट के उसमें आपको ये टर्म, सारे टर्म जो आएंगे इसको भी मैं समझाऊंगा। बट इसमें अभी डिटेल में समझाने की जरूरत नहीं, आपको मैं बेसिक समझा दे रहा हूँ सिलेबस में इसमें क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट फर्स्ट में हम लोग चलेंगे। यूनिट फर्स्ट में जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि इसमें सोर्सेस के बारे में, एक्चुअली हिस्ट्री में तीन पार्ट्स है, आप लोगों को पता होगा, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। तो ये तीनों पार्ट में क्या है कि एंशिएंट को अलग बांटा गया है, बट यूजीसी नेट के सिलेबस में अगर आप देखें तो इसमें यूनिट वाइज बांट दिया गया है हिस्ट्री के पेपर को। कॉमन पेपर अलग है जो स्टार्ट हो चुका है हमारे इंस्टीट्यूट में, बट जो हिस्ट्री का पेपर है उसको मैं बता रहा हूँ डिटेल में कि कैसे इसका मतलब ये है। तो वैसे तो हिस्ट्री को तीन पार्ट्स में बांट दिया गया, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न। लेकिन यूजीसी नेट का जो सिलेबस है उसमें जो यूजीसी के साइड से जो सिलेबस डाला गया है उसमें यूनिट वाइज जो है, उसमें एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न ना डाल के उसको यूनिट वाइज जो है पार्ट बाई पार्ट उसको बांट दिया गया है। तो यूनिट फर्स्ट जो है इसको टोटल 10 यूनिट में बांटा गया है। जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट यूनिट में हम लोगों का है वो है बेसिकली, वैसे तो इसमें लिखा हुआ नहीं है एंशिएंट, लेकिन ये एंशिएंट का है, एंशिएंट है, फिर मिडिवल है, मॉडर्न है। यूनिट वाइज बांट दिया गया है। इसमें प्रॉपर वो नहीं लिखा गया है कि एंशिएंट और मिडिवल और मॉडर्न है, ऐसा नहीं लिखा है। बट यूनिट वाइज जब हम देखेंगे तो ये क्रोनोलॉजिकली जो है, सीरियली जो है एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न का ही आएगा। तो सबसे पहले जो हम लोग देखेंगे वो है आपका सोर्सेस। इसमें सोर्सेस में ये देखना है कि आखिर ये एंशिएंट सोर्सेस की बात हो रही है कि कहाँ से हम लोगों को पता लगता है कि ये हिस्ट्री का जो है, जैसे इसमें दिया हुआ है आपका, इसमें जैसा कि आपको दिया हुआ है, जैसे एक्सप्लोरेशन का दिया हुआ है, आपका एक्सकवेशन का दिया हुआ है, इसमें एपिग्राफी का, न्यूमिस्मेटिक्स का, और भी जो है आर्कियोलॉजिकल साइट्स, लिटरेरी सोर्सेस के बारे में बताया गया है। ये इंडिजिनस सोर्सेस जो लोकल सोर्सेस होता है उसके बारे में बताया गया है। अब इसमें ये प्रॉब्लम ऑफ डेटिंग रिलीजन, तो इसमें अब इसमें देखना ये है, तो ये जो फर्स्ट यूनिट है इसमें हम लोगों को यहाँ तक बेसिकली, मतलब ओवरऑल यहाँ ये वाला जो पार्ट है
इसको हम लोग ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि इस पे जितना टाइम हम आप देंगे, उससे ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा कि हम दूसरे यूनिट पे दें। इसमें आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है, ये हमारा इंस्टीट्यूट में आपको टेस्ट सीरीज़ का भी वो है, तो आप टेस्ट सीरीज़ दे के इसमें आपको प्रॉपर वे में आपको क्वेश्चन वगैरह दिया जाएगा, आप उसमें इसमें सॉल्व कर सकते हो। तो इसको ज़्यादा, क्योंकि हम लोगों के पास टाइम कम होता है और दिसंबर में पेपर है और 6 महीने में आप बहुत ज़्यादा डिटेल में हिस्ट्री पढ़ना चाहोगे तो बहुत एक ब्रॉड एरिया है इसका, तो इसमें हम लोग सब कुछ पढ़ नहीं सकते हैं 6 महीने में। तो इसके लिए हम ये जो 10 यूनिट है इसमें कुछ चीजों को जो हम लोग बस उसको प्रैक्टिस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बना के टेस्ट सीरीज इंस्टीट्यूट का ज्वाइन करके, और उसको या फिर आपको इंस्टीट्यूट के साइड से जो दिया जाएगा आपको मटेरियल, उससे हम लोग ये सारी चीजें जो है हम लोगों को मिल जाएगा। ज्यादा हम लोगों को इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत नहीं है। इसका कॉन्सेप्ट जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको समझा दूंगा। बाकी जो चीजें हैं ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हिसाब से आप अपना इसको प्रिपेयर कर लेना, वो कोचिंग इंस्टीट्यूट के साइड से आपको हेल्प मिल जाएगा, उससे आप ये प्रिपेयर कर सकते हो, इसमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इसमें जैसे आपको मैंने बता दिया आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है उसमें ये सारी चीजें आएगी कि भाई जैसे न्यूमिस्मेटिक है तो भाई सिक्के का कहाँ पाया गया, कौन सा सिक्का था, कौन से काल का था, कौन सा टाइम पीरियड था उस सिक्के का। एपिग्राफी का जो है आपका जो कहाँ पे कौन सा शिलालेख पुरालेख पाया गया, कहाँ पे लिखा हुआ है, कौन से टाइम पीरियड का है, ये सारी चीजें इसमें है, कहाँ कहाँ खुदाई हुई, कहाँ से क्या मिला। सपोज करो कि जैसे हिस्ट्री में बांट दिया गया एरिया, जैसे इसमें आगे हम देखेंगे, आगे हम लोग इसका जो है हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखेंगे। खैर वो हड़प्पन हड़प्पन सिविलाइजेशन का मैं आपको बताऊंगा, अभी फिलहाल ये है कि ये जितना भी आपको ये वाला जो एरिया है इसको आप बस प्रैक्टिस करना है, इसको पढ़ने की ज्यादा जरूरत, इस पर टाइम देने की जरूरत नहीं है, इसको प्रैक्टिस करना है। इसमें से 5 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन ओवरऑल इसमें से आएगा, तो वो जो है आप प्रैक्टिस करोगे वो बहुत ही इजी वे में आप उसको क्लियर कर सकते हो। तो दूसरा, अब हम लोग स्टार्ट बेसिकली करेंगे तो कहाँ से करेंगे? बेसिकली हम लोग जो पढ़ाई जो स्टार्ट करेंगे यूजीसी नेट के लिए, वो हम लोग करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही समझने का जो वो है वो आता है कि यहाँ से हम आप समझ सकते हैं। ये इस पार्ट को छोड़ देना है, इस पार्ट को नहीं, हम लोगों को फोकस नहीं करना है, हम लोग को बेसिकली स्टार्ट करना है कहाँ से? इंडस वैली इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग आपस में डिस्कस करके एक समझा सकते हैं, बट आपको जो जहां से ध्यान देना है वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इंडस वैली सिविलाइजेशन जैसे दिया हुआ है, ओरिजिन क्या है, कहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन ओरिजिन होता है, कहाँ से इसका कैसे पता लगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन था क्या था, किस हद तक जाता है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, मेजर साइट्स क्या है, जैसे आपको आपने देखा होगा कि जैसे राखी गढ़ी हो गया, मेहरगढ़ हो गया, दाइमाबाद हो गया, मतलब पूरे इंडिया में और भी इंडिया से बाहर भी जो है ये फैला हुआ है। तो कहाँ कौन सा साइट जो है, बेसिकली हम लोग को मेजर साइट्स के बारे में के ऊपर ध्यान देना है। जैसे जैसे आप राखी गढ़ी मान लो, ठीक है, तो ये राखी गढ़ी बड़ा एरिया है, दाइमाबाद जो है, ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है मेजर साइट्स पे हम लोगों को फोकस करना होगा। हम लोग वैसे साइट्स, बाकी जो साइट्स जो आपको आएगा क्वेश्चन वहां से भी आते हैं, लेकिन वो चीजें जो है आपको प्रैक्टिस कराया जाएगा, वो चीजें आपको मटेरियल जो प्रोवाइड किया जाएगा इंस्टीट्यूट के साइड से वो आपको दे दिया जाएगा। बाकी जो मेजर साइट्स है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे। उसके बाद सेटलमेंट पैटर्न क्या था, जैसे कि आपने सुना होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो है ग्रिड पैटर्न था। अभी का जो सिविलाइजेशन है, अभी का जो लिविंग स्टैंडर्ड है उससे कहीं हाई था उस टाइम पे, क्योंकि ग्रिड पैटर्न पे मकान बना हुआ था, नाले बने हुए थे, पूरा सिस्टम से बना हुआ था, एक डोर। अभी तो हम लोग बहुत सारी चीजों को इग्नोर करके घर बना लेते हैं, उस टाइम पे क्या था कि एक मेन गेट था, मेन गेट के अलावा पीछे का एक गेट था जो इमरजेंसी डोर, जिसको अभी बेसिकली यूज किया जाता है उस तरीके को। तो इतना जो है सिस्टमेटिक तरीके से जो उस लाइफ स्टाइल था उस टाइम का, उसके बारे में, ये सेटलमेंट पैटर्न के बारे में हम लोगों को बताना है। तो एक क्राफ्ट स्पेशलाइजेशन, रिलीजन क्या था, सोसाइटी क्या था, पॉलिटी उस टाइम का क्या था, डिक्लाइन। अब पहले, उससे पहले डिक्लाइन से पहले हम लोग ये देखेंगे रिलीजन क्या था, क्योंकि उस टाइम तो जो है रिलीजन का इतना कॉन्सेप्ट नहीं था। तो मतलब वो रिलीजन में क्या, मतलब रिलीजन के बारे में हम लोगों को बेसिकली पढ़ना पड़ेगा कि इतना कुछ होता नहीं है उसमें, इतना आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत होगी नहीं रिलीजन में, बट
इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, क्योंकि इससे इसी इसी के बाद से अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर वैदिक और लेटर वैदिक वाला जो पीरियड है वो आप क्लियरली समझ नहीं पाएंगे। तो रिलीजन सोसाइटी के बारे में हम लोगों को कैसे क्या सोसाइटी था उस टाइम का, इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम का। उसके बाद जो है पॉलिटी क्या था, ठीक है, राजतंत्र था, गणतंत्र था, राजा था या क्या था, ये सारी चीजें आपको पॉलिटी में बताया जाएगा। अब उसके बाद क्या है कि डिक्लाइन ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब हिस्टोरियंस का अलग अलग थॉट्स है, अलग अलग उनका स्टेटमेंट है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में ओरिजिन को लेके भी हमारा आपका जो है डिबेट है, ठीक है। अलग अलग हिस्टोरियंस का अलग अलग अपना वो है, वो अलग अलग थॉट्स को सपोर्ट करते हैं कि नहीं, इसका इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग ऐसे थे वैसे थे, अलग अलग। तो वैसे ही डिक्लाइन का भी अलग अलग रीजन है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। कुछ लोगों हिस्टोरियंस का मानना यह है कि ऐसे डिक्लाइन हो गया, कुछ लोगों का मानना था। तो अलग अलग ये मैं आपको डिटेल में जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तब हम डिस्कस करेंगे इसको। तो उसके बाद हम ट्रेड के बारे में बात करेंगे, क्या उस टाइम जो है ट्रेड भी होता था इंडस सिविलाइजेशन के टाइम। इतना सिविलाइजेशन आगे बढ़ चुका था, इतना सिविलाइज हो गया था कि ट्रेड तक पहुंच गया था, ठीक है, फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग हिस्ट्री बेसिकली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, पढ़ना। ठीक है, ऊपर वाला मैंने बता दिया, उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं, उसको प्रैक्टिस करके हम लोग क्लियर करेंगे। और ये वाला जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे कि कैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन से यहाँ से बेसिकली हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, अब हम लोग आते हैं ऊपर, ये आएगा अब वैदिक पीरियड एंड लेटर वैदिक पीरियड। तो वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड पे आते हैं हम लोग। तो वैदिक एंड लेटर वैदिक, तो वैदिक और लेटर वैदिक इसको अलग अलग इसलिए बांटा गया है कि वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड में जो है कुछ कुछ चेंजेस था। चेंजेस ये था कि जैसे आपने सुना होगा कि वैदिक पीरियड में जो है महिलाओं और ये लेटर वैदिक पीरियड में डिफरेंस आ गया कि उसमें महिलाओं को छूट था, इसमें महिलाओं को छूट नहीं था, काफी कुछ डिफरेंस आ गया। बहुत सारी चीजें हैं, इसको हम काफी एलोबरेट करेंगे, इसमें डिस्कस करेंगे। ये बेसिक मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। तो हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो वैदिक पीरियड और लेटर वैदिक पीरियड का, ठीक है। अब इसमें भी आता है आर्यन डिबेट। अब आर्यन डिबेट में क्या होता है, हिस्टोरियंस का अलग अलग फिर व्यू पॉइंट है। हिस्टोरियंस बोलते हैं, कुछ बोलते हैं कि नहीं आर्यन बाहर से आए, कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आर्यन यहीं के थे। कुछ लोगों का अलग मानना है, कुछ लोगों का, तो हिस्टोरियंस का डिबेट है इसमें। तो इसमें हम लोगों को जो यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ध्यान देना है उसमें ये देना है, इसमें क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा हिस्टोरियंस का क्या व्यू पॉइंट था। तो उसमें आपको क्वेश्चन दे देगा और ये पूछेगा कि ये किसका स्टेटमेंट है, किस हिस्टोरियंस का स्टेटमेंट है। तो ये भी जो है वैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करा के इसमें प्रैक्टिस का चीज है ये भी। इसमें आपको याद करना होगा जो जो हिस्टोरियंस का जो जो व्यू पॉइंट है उसको बस देख लेना है, बस ये आपका क्लियर हो जाएगा आर्यन डिबेट वाला। उसके बाद पॉलिटिकल एंड सोशल इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। स्टेट स्ट्रक्चर जैसे आपका जो है ये आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। स्टेट स्ट्रक्चर एंड थ्योरीज ऑफ स्टेट, स्टेट का ओरिजिन कैसे होता है, यहीं से होता है कि आगे जो हम लोग का टॉपिक है ये आपका एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम उसमें होता है, या यहाँ से ही स्टार्ट थोड़ा बहुत होना स्टार्ट हो जाता है, जो आगे चल के ये एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है इस चीज को लाने में। तो ये चीजें हम लोगों को समझना होगा कि भाई स्टेट का इमरजेंस कैसे होता है, ठीक है। अब ये इमरजेंस ऑफ वर्ना एंड सोशल स्ट्रैटिफिकेशन। अब वर्ना सिस्टम जो आगे चल के जो बेस्ड बन जाता है कास्ट सिस्टम के लिए, तो वो चीजें यहीं से स्टार्ट होता है, ये वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड के टाइम। तो ये चीजें भी हम लोगों को वर्ना का वर्ण सिस्टम जो है पढ़ना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि इसमें ज्यादा आपको, इसमें बेसिकली ये आर्यन का डिबेट और वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में चेंजेस क्या क्या है, क्या क्या इसमें बदलाव किए गए, वैदिक पीरियड में क्या था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था। सभा स्मृति में किसको एंट्री करने की इजाजत थी महिलाओं को थी कि नहीं थी, ये सारी चीजें इसमें डिस्कशन होगा। तो वैदिक और लेटर वैदिक में डिफरेंसेस, इसमें जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि भाई इनमें से कौन कौन सा चीज जो है वो महिलाओं के लिए रिस्ट्रिक्टेड था और कौन कौन सा चीज, मतलब इसमें बेसिकली वही डिफरेंस जो है वैदिक और लेटर वैदिक में आपको पता करना है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन आता है वो आर्यन डिबेट का आता है कि कौन कौन से हिस्टोरियंस कौन कौन उनका व्यू पॉइंट क्या है।
या तो हिस्टोरियंस का नाम दे देगा, उसका व्यू पॉइंट नीचे दे देगा, या फिर व्यू पॉइंट ऊपर दे देगा, नीचे स्टेट हिस्टोरियंस का नाम दे देगा। तो ये चीजें, और बाकी जो चीजें आपको दिख रही है, ये सारी चीजें आपको समझने वाली चीज है। इसमें से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आता है। तो बेसिकली हम लोग क्या है, वैदिक और वैदिक पीरियड में डिफरेंसेस, हम लोग डिफरेंसेस देखेंगे कि भाई क्या डिफरेंसेस इसमें आया। और आर्यन डिबेट में हिस्टोरियंस का जो है व्यू पॉइंट, ठीक है। आर्यन डिबेट में हिस्टोरियंस का व्यू पॉइंट देखना है। उसके बाद अब हम लोग आएंगे आपका एक्सपेंशन ऑफ स्टेट सिस्टम। अब क्या होता है, अब ये होता है कि जब वैदिक और वैदिक पीरियड जब टाइम निकल जाता है, उसके बाद हम लोगों का, पहले मैंने आपको बता दिया कि थ्योरी स्टेट का जो थ्योरी स्टेट का जो फॉर्मेशन होना स्टार्ट होता है, उसका रास्ता यहीं से बनता है। बाद में चल के ये स्टेट सिस्टम में तब्दील होता है। जैसे महाजनपद, 16 महाजनपद थे, इंपॉर्टेंट महाजनपद थे, ठीक है। वो सारे डिटेल में बताऊंगा, 16 महाजनपद जो है आपको बताऊंगा, ठीक है। पूरा डिटेल में उसको पढ़ना है, वहाँ का कौन था हेड और वहाँ क्या क्या था, सब कुछ डिटेल में आपको बताना है। तो महाजनपद जो है ये स्टार्ट होता है, तब स्टेट फॉर्मेशन का एक रास्ता यहीं से क्लियर होता है। मैंने आपको बताया कि स्टेट का थ्योरी जो है यहीं से आ जाता है, बट स्टेट का फॉर्मेशन होना स्टार्ट जो है, एक्सपेंशन होता है, स्टेट जो है अच्छे तरीके से जो चलता है, वो आपका स्टार्ट होता है ये आपका लेटर वैदिक पीरियड के बाद से। जो 16 महाजनपद जो बनता है, उसके बाद से जो है आप देखिएगा मोनार्कियल एंड रिपब्लिकन जो स्टेट, मतलब वो कैसे एक मोनार्की से जो है रिपब्लिकन की तरफ बढ़ता है लोग, मतलब कैसे एक राजतंत्र से गणतंत्र में तब्दील होता है, ये सारी चीजें उसमें हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, जो आर्थिक और सामाजिक जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है और क्या होता है, स्टेट सिस्टम बनने के बाद क्या होता है, एक राजा बनता है और राजा के पास इकोनॉमी आती है, फिर वो कैसे कैसे चीजों को मैनेज करता है, वो सारी चीजें इसमें आप देखेंगे। इमरजेंस ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन इन 6th century बीसी। बीसी आपको पता ही होगा, पहले बीसी बोलते था, बीसी बिफोर कॉमन एरा हो गया है। इमरजेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स, अब इसके बाद क्या है, देखो महाजनपद के बाद जो है हम लोग का बेसिकली, हम लोग डायरेक्ट जाएंगे महाजनपद के बाद, पढ़ने के बाद जो है हम लोग बेसिकली कहाँ जाएंगे, हम लोग जाएंगे सीधा इस पे, जैनिज्म बुद्धिज्म और आजीविका पे। बेसिकली जो है हम लोग इस पे जाएंगे, क्योंकि बीच का जो है वो बस कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। उसमें से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें नहीं है, उसको बस समझना है। जब हम लोग 16 महाजनपद के बारे में पढ़ लेंगे, तब हम लोगों को ये चीजें पढ़ने की जरूरत बहुत कम होगी। तो वो आप थोड़ा बहुत भी हम लोग पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा, तो वो काम चल जाएगा। अब हम लोग आएंगे किस पे, जैनिज्म बुद्धिज्म एंड आजीविका पे। इसके बाद हम लोग ये पढ़ेंगे, और इसके बाद ये वाला आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक खत्म हो जाता है। अब जो है, अभी तक तो क्या था, अभी तक तो एक सेंट्रलाइज तरीके से जो स्टेट का फॉर्मेशन था वो नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। अब हम लोग क्या देखेंगे, एक अंपायर का कॉन्सेप्ट आता है। अभी तक तो स्टेट का कॉन्सेप्ट था, अब आएगा क्या, अंपायर का कॉन्सेप्ट आएगा। तो अंपायर का कॉन्सेप्ट आएगा कहाँ से, अंपायर, अंपायर का कॉन्सेप्ट आता है आपका कहाँ से, ये आ जाएगा आपका राइज ऑफ मगध अंपायर। तो अब आप एंशियंट इंडिया में सुने होंगे राइज ऑफ मगध, मगध का बहुत बड़ा रोल था एंशियंट इंडिया में, ये फर्स्ट अंपायर था जो मगध अंपायर। तो इसी के अंदर जो है बाद में चल के जो है मौर्यन अंपायर का उदय होता है, ठीक है। तो हम लोग मगध अंपायर के बारे में पूरा का पूरा पढ़ेंगे, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मगध का तो पूरा पढ़ेंगे ही जितना भी साम्राज्य था, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा हमारा मौर्यन अंपायर का, क्योंकि मौर्यन अंपायर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। और उसमें मौर्यन अंपायर से बहुत सारे क्वेश्चन आता है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मौर्यन अंपायर का पॉलिटी, मौर्यन अंपायर का एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो है बेसिकली ये है मौर्यन अंपायर का जो है एडमिनिस्ट्रेशन, और मौर्यन अंपायर का जो है पॉलिटी। तो ये दो चीजें मॉडर्न एम्पायर का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये चीजें हम लोग फोकस करके देखेंगे। अच्छा, उसके बाद मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मौर्यन एम्पायर ही बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हम लोग इस पे बहुत थोड़ा टाइम देके इस पे फोकस करना होगा, क्योंकि इसमें सब कुछ इंपॉर्टेंट ही है।
मौर्यन राइज ऑफ मगध इंपॉर्टेंट ही है। मौर्यन एम्पायर का पॉलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन आपका इसका पढ़ना ही पड़ेगा। और उसके बाद जो है मौर्यन आर्ट एंड आर्किटेक्चर भी पढ़ना पड़ेगा। और उसके बाद लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, अशोका एडिक्ट्स वगैरह जो है जैसे अशोका का पिलर, ये सब जो है ये सारी चीजें उसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका। तो हम लोग कहाँ थे, हम लोग ये देखो, हम लोग हम लोग यूनिट फर्स्ट ऊपर कर लिए, यूनिट सेकंड में हम लोग हैं। यूनिट सेकंड से हम लोग देख रहे हैं कि राइज ऑफ मगध का और ये मौर्यन एम्पायर ये सब कुछ अपना होता है। अब देखो, अब क्या होता है जैसे ही डिक्लाइन होता है, जैसे ही डिक्लाइन होता है मौर्यन एम्पायर का, जैसे ही डिक्लाइन होता है मौर्यन एम्पायर का, तो एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का कमी होता है। केंद्र में कोई एक ऑल इंडिया लेवल का जो एक सेंटर का पावरफुल होता है वो नहीं होता है, जिसके कारण क्या होता है जब डिक्लाइन करने लगता है मौर्यन एम्पायर, तो उस टाइम जो है हम लोगों का जो है एक सेंट्रल गवर्नमेंट ना होने के कारण जो है क्या होता है, एक इमरजेंस होता है रीजनल पावर का। जो क्षेत्रीय जो पावर है उसका उदय होता है, क्षेत्रीय जो छोटे छोटे साम्राज्य का उदय होता है। जिसमें हम लोग इम्पोर्टेंट देखेंगे क्या है, उसमें हम लोग देखेंगे इंडो ग्रीक का, ठीक है, सुंग डायनेस्टी का इमरजेंस होता है। ये सब हम आपको डिटेल में बताएंगे। ये आपको मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ कि क्या क्या सिलेबस है और उसको क्या क्या फोकस करना है हम लोगों को, किस पे ध्यान देना है। तो शुंग डायनेस्टी के बाद सातवाहन, कुषाण, शक, क्षत्रप, संगम लिटरेचर इंपॉर्टेंट है बहुत। संगम लिटरेचर से हम लोगों को लिटरेचर से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें संगम का जो है आपका पॉलिटी और ये आपका सोसाइटी, साउथ इंडिया में पूरा फोकस ये संगम लिटरेचर ही हम लोग फोकस कर लेंगे तो ये सारा चीज कवर हो जाएगा उसमें, क्योंकि इसी से रिलेटेड ये सब भी है। उसके बाद ट्रेड एंड कॉमर्स फ्रॉम सेकेंड सेंचुरी BCE टू थर्ड सेंचुरी CE। तो ये अब जो है ये ट्रेड विथ रोमन एम्पायर, रोमन वर्ल्ड, तो इसमें बेसिकली ये पूछता है कि कौन सा चीज व्यापार होता था, ठीक है। कौन कौन सा चीज यहाँ से वहां जाती थी, वहां से यहाँ आता था, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट क्या होता था। तो ये क्वेश्चन जनरली वैसे इंस्टीट्यूट से जब वो आपको मिलेगा प्रैक्टिस करने के या टेस्ट सीरीज वगैरह यहाँ जो किया जाएगा उसमें भी आपको ये सारी चीज कॉन्सेप्ट क्लियर आपका हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंस ऑफ महायाना बुद्धिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म का मैंने ऊपर बता ही दिया है। अब बाकी जो चेंजेज होता है बुद्धिज्म के अंदर, जैनिज्म के अंदर जो चेंजेज आते हैं, ये जैसे ही लीडर जब धीरे धीरे जैसे सपोज कीजिए कि बुद्धिज्म में गौतम बुद्ध की डेथ हो गई, महावीर की डेथ हो गई, तो बहुत सारी चीजें ना चेंजेस आ जाते हैं जब उसके फॉलोअर ना धीरे धीरे अपने उसमें चेंजेस लाने लगते हैं। तो उसके बारे में फिर कैसे कैसे ये सारी जो चेंजेस है उसके बारे में हम लोग बुद्धिज्म और रिलीजनिज्म पढ़ चुके हैं हम लोग ऊपर, लेकिन उसके बाद हम लोग जो है क्या क्या चेंजेस आया वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। उसके बाद पोस्ट मॉडर्न आर्ट, मॉडर्न अंपायर के बाद जो है आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या है, ये गंधार और मथुरा और अमरावती स्कूल्स, तीन स्कूल्स है। ये स्कूल्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर का ये पार्ट है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, रीजनल पावर, मौर्यन अंपायर के बाद डिक्लाइन के बाद जो है मौर्यन अंपायर के डिक्लाइन के बाद जो है रीजनल पावर का उदय होता है। और रीजनल पावर का जैसे ही उदय होता है अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों का, राज्यों का जो है अंपायर का उदय होता है। उसके बाद जैसे ये होता है तो कुछ दिन के बाद, मतलब उसके बाद क्या होता है, गुप्ता अंपायर का राइज होता है। गुप्ता अंपायर जो वो गुप्ता अंपायर का उदय होता है। गुप्ता अंपायर और वाकाटक जो है ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुप्ता अंपायर में खास करके गुप्ता अंपायर को गोल्डन एज कहा जाता है, अगर आपको पता होगा गुप्ता अंपायर को गोल्डन एज कहा जाता है, ठीक है। और ये आपका गुप्ता का सबसे इंपॉर्टेंट आपका है गुप्ता का क्वाइंस और गुप्ता का ये आपका लैंग्वेज जो है, ठीक है। और इसमें जो है इमरजेंस ऑफ हिंदुइज्म का कहाँ कहाँ क्या क्या, मतलब कौन सा राजा जो है किस उसके, क्योंकि अभी आप देखेंगे ऊपर आपका जैनिज्म और बुद्धिज्म का भी बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो चुका था उस टाइम तक। फिर इसमें हिंदुइज्म का बात आ रहा है तो आप इसमें फोकस करके, हालांकि क्वेश्चन जो हम लोग रेडी करेंगे, हम लोग जो प्रिपरेशन करेंगे वो आपको अलग से बताया जाएगा। ये मैं बेसिक आपको बता दे रहा हूँ कि किस किस चीज पे आपको फोकस करना होगा। तो गुप्ता का कॉइन्स, न्यूमिस्मेटिक जिसको बोलते हैं कॉइन्स का, और आपका लैंग्वेज का, और इसका सबसे इंपॉर्टेंट है आपका एग्रेरियन इकोनॉमी और इसका ट्रेड। गुप्ता का जो है, गुप्ता का ट्रेड,
ट्रेड बहुत फल फूल रहा था गुप्ता अंपायर के टाइम, तो वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। हर्ष का देखेंगे, हर्ष का एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिलीजन दोनों जो है हम लोग इसमें देख लेंगे। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। बाकी चीजें जो है हम लोग और भी डिस्कस करेंगे, बट अभी जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके बाद यूनिट थर्ड में आएंगे हम लोग, इमरजेंस ऑफ रीजनल किंगडम। अब फिर देखिए अब क्या होता है, अब फिर से क्या होता है कि जैसे ही जैसे मौर्यन अंपायर का डिक्लाइन हुआ तो रीजनल पावर का उदय हुआ, फिर जब गुप्ता अंपायर का राइज हुआ, गुप्ता अंपायर जैसे ही डिक्लाइन करता है तो अब किसका उदय होगा, फिर से रीजनल पावर का उदय होगा। तो रीजनल पावर में फिर हम लोग देखेंगे, रीजनल पावर में कौन आएगा, दक्कन में जो है गंग, कदम, ये जितना है काकतीय, चालुक्य। ठीक है, तो कल्याणी चालुक्य, चालुक्य में कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, ये इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, तो ये आपको मैं बता दूंगा, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। राष्ट्रकूटा, होसल, यादव, ये सारे जो रीजनल किंगडम्स है, ये रीजनल किंगडम के बारे में आपको बता दूंगा, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद किंगडम इन साउथ इंडिया। अब क्या है कि इंडिया में अलग अलग पार्ट में, अलग अलग एरिया में, जैसे आप देखना साउथ इंडिया में ये है, साउथ इंडिया में ये हो गया, तो ईस्टर्न इंडिया में कौन सा हो जाएगा, ये देखो, सेन, पाल, ये आपका वर्मन्स हो जाएगा कामरूप का, और ये जो है ये दोनों आपका, हालांकि ये दोनों इंपॉर्टेंट इतना नहीं है जितना ये पाल और सेन और वर्मन्स है। तो अब देखना साउथ इंडिया में यहाँ, ईस्टर्न इंडिया में यहाँ, और वेस्टर्न इंडिया में देखो मैत्रकाज, पल्लवी का मैत्रकाज, और चालुक्य ऑफ गुजरात। तो ये दोनों जो है वेस्टर्न इंडिया में, और नॉर्थ इंडिया में गुर्जर प्रतिहार, कालाचूरी, छेदी और गढ़वाल एंड परमार। तो अब क्या है, यहाँ पे कोई और है, यहाँ पे कोई और है, ईस्टर्न इंडिया में कोई और है, और साउथ इंडिया में कोई और है। ठीक है, तो ये चारों किंगडम को हम लोग को देखना है, और इससे को रिलेट करके ये देखना है कि इसका इससे क्या कनेक्शन है, इसका या इससे क्या कनेक्शन है, ये मतलब चारों इंटरकनेक्टेड है कि नहीं है। और इसी वजह से लड़ाई भी होती है, कभी कोई यहाँ पे आक्रमण कर दिया तो कभी ये यहाँ पे कर दिया, तो फिर मतलब ये सारी चीजें आपको मैं बता दूंगा, तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका, अब आएंगे हम लोग मिडिवल इंडिया पे। अभी तक जो बता रहा था मैं, ये आपका देखो, गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन के बाद जो है रीजनल पावर का उदय होता है, रीजनल पावर का जो उदय हो रहा है, तो रीजनल पावर जैसे ही धीरे धीरे खत्म होगा, तब आएगा आपका मिडिवल इंडिया। ठीक है, मिडिवल इंडिया आएगा जब आक्रमण होता है, मैं आपको बता रहा हूँ अभी। तो ये चीजें जो है आपको, तो ये है आपका, कहाँ थे हम लोग, मिडिवल इंडिया पे, मिडिवल इंडिया पे थे। एग्रेरियन इकोनॉमी, लैंड ग्रांट, चेंजिंग प्रोडक्शन रिलेशन, ग्रेडेड लैंड एट, ये सारी चीजें हम लोग मिडिवल इंडिया का पहले पढ़ेंगे। ट्रेड एंड अर्बनाइजेशन, पैटर्न ऑफ ट्रेड, अर्बन सेटलमेंट, पोर्ट्स एंड ट्रेड रूट्स, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन, अब जैसे गौतम बुद्ध, मतलब बुद्धिज्म और जैनिज्म का जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ने लगता है, उसके बाद से फिर से एक बार जो है हिंदुइज्म का भी प्रभाव फिर से देखने को मिलता है, क्योंकि बुद्धिज्म और जैनिज्म जो है हिंदुइज्म पे भारी पड़ रहा था, वो जो है उसको ओवरलैप कर रहा था, वो जो है उसके ऊपर जो है, क्योंकि जैनिज्म बुद्धिज्म का बहुत ज्यादा, क्योंकि जो मौर्यन अंपायर में भी आपने देखा होगा जैनिज्म को संरक्षण देना, या गुप्ता अंपायर में देखा होगा आपने जैनिज्म बुद्धिज्म का इन्फ्लुएंस। तो इसके वजह से क्या होता है कि जब राजा का संरक्षण प्राप्त होता है तो कोई भी रिलीजन जो है वो आगे बढ़ने लगता है, और उसी इन्फ्लुएंस को रोकने के लिए जो है राइज ऑफ, ग्रोथ ऑफ ब्राह्मणिकल रिलीजन का ये होता है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका बेसिकली जो है वैष्णविज्म और शैविज्म, वैष्णव धर्म, वैष्णव सेक्ट, और शैव जो है
सेविज्म का जो है राइज होता है। इसमें टेम्पल्स का देखेंगे रोल, पैटर्नेज ऑफ रीजनल रेमिफिकेशन, टेम्पल आर्किटेक्चर, रीजनल स्टाइल, दाना तीर्थ, ये सारी चीजें हम लोग ये प्रैक्टिस से भी कर सकते हैं। इस पे बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लेंगे और उसके बाद जो है इसको क्लियर कर लेंगे। सोसाइटी, सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वो ऑलरेडी हम लोग जब अंपायर के बारे में पढ़ रहे हैं, मौर्यन और गुप्ता अंपायर के बारे में, धीरे धीरे सोसाइटी के बारे में भी हम लोग, ये जो चेंजेज हो रहा है ना, डिक्लाइन होने के बाद, गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन होने के बाद जो चेंजेस आ रहे हैं, गुप्ता अंपायर के डिक्लाइन होने के बाद जो चेंजेस आ रहा है सोसाइटी में, जो चेंजेस आ रहा है, क्योंकि गुप्ता अंपायर को ट्रेड के भी मामले में बोला गया कि भाई बहुत ही गोल्डन एज माना गया उसको, लिटरेचर के भी मामले में माना गया। तो ये सारी चीजें जो थी, उसके बाद डिक्लाइन करने लगता है, गुप्ता अंपायर जैसे डिक्लाइन करता है ये सारी चीजें डिक्लाइन होने लगती है। सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं वो सारी चीजें देखने को मिलेगा। इकोनॉमी कैसे डाउन हो रहा है वो देखने, क्योंकि ट्रेड अच्छा चल नहीं रहा है, तो ये सारी चीजें जो है डिक्लाइन हो रहा है, बहुत कुछ है उसमें। तो ये सोसाइटी में चेंजेस आ रहा है और लोगों का जो सोसाइटी में जो चेंजेस आ रहा है, और जो लोगों का बिलीफ्स है, लोगों का जो विश्वास है धर्म के प्रति, या अपना प्रोफेशन जो है ऑक्यूपेशन को लेके, ये सारी चीजें जो है होता क्या है, उसमें चेंजेस आने लगते हैं। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। अब इसमें देखो, जैसे मठ और महाविहार का जो है निर्माण ज्यादा होने लगता है इस टाइम के। उसमें इंस्टीट्यूशन का भी, उसमें पढ़ाई लिखाई जो आप सुनते हैं कि मठ मंदिरों में जो पढ़ाई लिखाई होती थी, वो सारी चीजें जो है बढ़ने लगती है। क्यों महाविहार बढ़ने लगता है? क्योंकि जैन और बुद्धिज्म का ज्यादा फोकस उस पे होता है। तो हिंदुइज्म में भी होता है, और हिंदुइज्म में आपका इंस्टीट्यूशन पे भी ध्यान देता है, जैसे मंदिर में पढ़ाई हो रही है, मठ पे पढ़ाई हो रही है। तो एक अलग अलग जो है सिस्टम है इसमें आपका जो है, इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये आपका ज्यादा नहीं, इसको भी प्रैक्टिस वाली चीज है। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करके हम लोग, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास कम है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा। पढ़ने के लिए हम लोग सब कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग हम लोगों को चलना होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब आएंगे हम लोग, अब देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, डिबेट्स ऑफ स्टेट फॉर्मेशन इन अर्ली मिडिवल इंडिया। अब ये तो चलो, ये तो ठीक है, इसमें ज्यादा नहीं है, आपको प्रिपरेशन करने वाली चीज है, इसमें बताने वाली चीज नहीं है। फ्यूडलिज्म का बता देंगे, और बाकी जो चीजें हैं वो आपको प्रैक्टिस कर दें उसमें। ये अब इम्पोर्टेंट है यहाँ। और अब गजनी का अटैक, अलबेरूनी का अकाउंट, एज ए आर्काइव आप कह सकते हैं। तो गजनी का आक्रमण जो है, अब इसी टाइम से स्टार्ट होगा हमारा मिडिवल, मिडिवल हिस्ट्री जो है इसी टाइम से स्टार्ट होगा कि भाई गजनी का अटैक होता है। उसमें फिर गजनी का आपको सारा डिटेल बताया जाएगा। अलबेरूनी जिसको वो लेके आया था, बहुत बड़ा विद्वान था, वो सारी चीजें, सोमनाथ मंदिर पे जो अटैक हुआ उसमें भी अलबेरूनी आया था, तो सारी चीजें बताया था कि भाई ये वो सारे चीजों को, कॉन्सेप्ट को मैं आपको क्लियर करके जो है वो बता दूंगा ये। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं यूनिट 4 पे। यूनिट 4 में अब हम लोग ये देखेंगे, यूनिट 4 में देखेंगे सोर्सेस ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। जैसे हम लोग एनसीएंट में सोर्सेस देखे थे, वैसे ही सोर्स इसमें भी है। और वो वही सेम सोर्स जो है, सेम सोर्स नहीं, मेरे कहने का मतलब स्रोत जहां से आपको ये पता लगा उस चीज के बारे में, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट, कौन कौन सा चीज है, वो सारी चीजें। तो एंशियंट का हम लोग देखे अलग था, मेडिवल का हम लोग देख रहे हैं अलग, फिर मॉडर्न में भी ऐसे ही सोर्स आएगा, तो उसमें भी अलग होगा। सोर्सेस में क्या है, सोर्सेस में बस आपको याद कर लेना है। सोर्सेस जो आपको पढ़ना है वो आपको दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। उसको बस आप जो है प्रिपेयर कर लेना खुद से। तो सोर्सेस मैं आपको बता दूंगा, जो आपका मोनूमेंट्स है, ये लिटरेरी सोर्स है, सारी चीजें मैं ये आपको पता लग जाएगा। आपको बस याद करना है, इसको प्रैक्टिस कर लेना है। इसमें समझने वाली कोई चीज है नहीं। अब हम लोग आते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट। दिल्ली सल्तनत का उदय होता है, दिल्ली सल्तनत का उदय होता है, आपको पता है दिल्ली सल्तनत का ओरिजिन जो होता है वो मोहम्मद गोरी के बाद होता है। मोहम्मद गोरी आता है, वो सारी कहानी कुतुबुद्दीन ऐबक का वो सब कुछ इसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है दिल्ली सल्तनत में आप देखते हैं कि अलग अलग लोगों का अलग अलग रूल होता है। गोरी का अलग, तुर्क का अलग, जैसे उसके बाद खिलजी आता है, उसके बाद तुगलक आता है, उसके बाद सैयद, और उसके बाद लोधी।
तो ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से। और उसके बाद डिक्लाइन ऑफ दिल्ली सल्तनत देखेंगे कि कैसे डिक्लाइन कर गया और किस वजह से डिक्लाइन हुआ और उससे क्या क्या चेंजेज आया। जैसे ही दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन होता है उसके जस्ट बाद दिल्ली सल्तनत का डिक्लाइन ही होता है तो मुगल अंपायर, क्योंकि इसी से लड़ाई होती है और इसी की वजह से जो है मुगल अंपायर का ओरिजिन होता है। दिल्ली सल्तनत का लास्ट जो लोधी जो रूलर होता है उसको हरा करके फिर ये मौर्यन अंपायर का उदय होता है। तो मौर्यन अंपायर, उसके बाद दिल्ली सल्तनत में बहुत कुछ है। दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस और कौन कौन सा रूलर कब आया, और जैसे खिलजी का बहुत इंपॉर्टेंट था एग्रेरियन पॉलिसी, वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे। उसमें बहुत अलग अलग रूलर का अलग अलग अपना एक क्वालिटी था, सबका अलग अलग। मोहम्मद तुगलक के बारे में आप पढ़ेंगे, सबके बारे में मतलब टोटली आपको पढ़ना है इसमें। इसमें पॉलिटी, सोसाइटी, सब कुछ इसमें बताना है। दिल्ली सल्तनत में आपको फोकस करना है। और बहुत टफ नहीं है, बहुत इजी भी नहीं है, लेकिन ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। उसके बाद मुगल एम्पायर का जो है ओरिजिन होता है। मुगल एम्पायर में आपको पता ही है, मुगल एम्पायर में बाबर, हुमायूं, मतलब मुगल एम्पायर के जितने भी रूलर होते हैं उसका, बाकी बीच बीच में जिसका इसका अकबर का अलग अलग पॉलिसी है, तो अलग अलग पॉलिसी जो है उसमें अकबर का आपको इसमें बताया जाएगा, कौन कौन सा चेंजेस आया, कौन कौन सा क्या क्या किया स्टार्ट, वो सब आपको डिटेल में बता दिया जाएगा। तो ये है औरंगजेब डिक्लाइन जो हुआ। औरंग उसमें डिबेट होता है हिस्टोरियंस का कि औरंगजेब का डिक्लाइन का, मुगल एम्पायर का डिक्लाइन का, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि औरंगजेब की वजह से हुआ, कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि औरंगजेब की वजह से नहीं हुआ। तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को इसमें मुगल एम्पायर के डिक्लाइन के टाइम जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें आपको डिस्कशन कर किया जाएगा। तो डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही, अब आप हम लोग देखेंगे कि जैसे ही, और ये जैसे ही क्या, इसी दौरान जैसे मुगल अंपायर जो है डिक्लाइन कर रहा था, उसी दौरान क्या हो रहा था कि फिर से रीजनल पावर, आप एंशियंट में भी देखे कि जैसे ये स्ट्रॉन्ग कोई पावरफुल अंपायर डिक्लाइन कर रहा है तो रीजनल पावर का उदय हो जा रहा है। मौर्यन में भी वही हुआ, उसका गुप्ता अंपायर के बाद भी वही हुआ, अब दिल्ली सल्तनत के बाद भी, सॉरी, मुगल अंपायर के बाद भी वही हो रहा है। तो अब क्या होगा, रीजनल पावर जो है जैसे ही मुगल अंपायर थोड़ा थोड़ा कमजोर होने लगता है, डिक्लाइन होने से पहले ही जब कमजोर होने लगता है, तो अलग अलग जगहों पे जो है एक रीजनल पावर का उदय होने लगता है। तो ये इसमें जो है रीजनल पावर का उदय होता है तो कौन आता है इसमें, ये आपका विजयनगर अंपायर, बहमनी अंपायर। बहमनी में जो है डेक्कन सल्तनत, बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बेरार, अहमदनगर, ये इसका पूरा हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अलग अलग पढ़ना है, ये सब जो है अंपायर के बारे में अलग से हम लोगों को पढ़ना है। और इसका इंटर जो है जो इसका अंदर ही अंदर जो अंपायर का जो वो होता है कि भाई दो अंपायर मिलके किसी तीसरे अंपायर को, मतलब इसका जो पॉलिसी है, जो इनका जो स्ट्रेटजी होता है, वो सारी चीजें जो हम आपको डिटेल में बताएंगे कि कभी बीदर का अहमदनगर से अच्छा संबंध होता है, कभी बेरार का गोलकुंडा से, तो कभी बीजापुर का उससे। तो ये सारी चीजें जो है पॉलिटिक्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है। अब इसके बाद ये रीजनल पावर आपको बता ही दिया। मुगल जैसे ही डिक्लाइन होता है तो रीजनल पावर का उदय होता है। अब रीजनल पावर का उदय हुआ तो अब इधर तो साउथ इंडिया में इधर हो गया, ये हो गया राइज ऑफ मराठा। मराठा का भी उदय होता है। इसमें हम लोग बेसिकली शिवाजी का और उसका जो है पेशवा और ये सारी चीजें जो है इसमें पढ़ेंगे हम लोग। पेशवा का रिलेशन कैसा था मुगल अंपायर से, क्योंकि मुगल अंपायर डिक्लाइन तो हो रहा था, टोटली डिक्लाइन हुआ नहीं था। डिक्लाइन होने से पहले ही जैसे ही मुगल अंपायर कमजोर हो रहा था तो रीजनल पावर का उदय होने लग रहा था। तो ये सारी चीजें जो है उसमें हम लोग देखेंगे, तो वैसे ही मराठा का हम लोग देखेंगे। उसके बाद हम लोग चलेंगे यूनिट 5 में। उसके बाद जो है हम लोग चलेंगे यूनिट 5 में, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमी। अब ये है कि देखो, जितना जो जो हम लोगों ने जिस जिस अंपायर के बारे में, जैसे सल्तनत और मुगल अंपायर के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया, उस जितना भी अंपायर के बारे में डिस्कशन किया उस सब का इसमें आप यूनिट 5 में देखोगे तो यही सारी चीजें दिया हुआ। जितना भी अंपायर हम लोगों ने बात किया, जो जो अंपायर जिस जिस अंपायर के बारे में हम लोगों ने बात किया, उस सब अंपायर का जो है उसका सोसाइटी कैसा था उस टाइम पे, पॉलिटी क्या था, इकोनॉमी क्या था, आर्ट आर्ट एंड आर्किटेक्चर क्या था, म्यूजिक का क्या रोल था, कल्चर क्या था, लैंग्वेज क्या था, ये सारी चीजों को जो है हम लोगों को इसमें पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 5 में बेसिकली जो है हम लोगों का यही है। अब एग्रेरियन इकोनॉमी मैंने आपको बता ही दिया, खिलजी के टाइम पे भी, अकबर के टाइम पे भी,
वो आर्मी का जो रख रखाव का जो कैसे खर्च होता था, कैसे जमींदारी, और ये सारी चीजें जो है इसमें इंक्लूड है। तो ये आपका मुगल का एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली सल्तनत का एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटी, सोसाइटी, रिलीजन जो है, सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये हम लोग पढ़ लेंगे, ये बहुत टफ नहीं है। इसमें भी इसमें बेसिकली ये है कि जो यूनिट होता था और जो सेना का पद होता था, सेना के रखरखाव के लिए जो राजा की तरफ से या अंपायर का जो लीडर होता था उसके साइड से जो पैसा मिलता था, वो कितना था और कैसे मिलता था, जमीन के रूप में मिलता था कि कैश पैसा मिलता था, मार्केट जैसे खिलजी का था, मार्केट का वो अलग ही पॉलिसी था, आर्मी वाले को छूट मिलता था, ये सारी चीजें, वो सारी चीजें इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है ताकि कोई चीज छूट ना जाए। और आर्मी का टर्म, मार्केट का टर्म, वो टर्म तो खैर आपको बहुत कुछ है। तो टर्म इसमें बेसिकली टर्म का खेल है। इसमें अगर आप टर्म को समझ जाएंगे, याद कर लेंगे, तो ये आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। इसमें ज्यादा समझने की जरूरत नहीं, इसमें टर्म का खेल। इसमें आपको बेसिकली टर्म याद रखना होगा, बाकी इसमें सब आप कर सकते हो इजिली। यूनिट 6 में हम लोग देखेंगे सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल, और वो मैंने आपको पहले ही बता दिया यूनिट 5 में ही। बट इसमें भी आप देखो सोसाइटी एंड कल्चर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, समाज में कैसे क्या था, सोशल स्ट्रक्चर क्या था, ठीक है। और उसके बाद तब देखना कि जैसे ही ये सारी चीजें होती है, जैसे मुस्लिम रूल एक टाइप का आप कह सकते हैं, मुस्लिम रूल का जैसे ही उदय होता है, सूफी का बहुत बड़ा रोल होता है, सूफीज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। अलग अलग संत, जो सूफी संत जो है वो आए बाहर से और यहाँ पे सेटल हुए और अपने जो है फॉलोअर्स को बढ़ाया और सूफीज्म को आगे बढ़ाया। तो ये इसलिए भी हो रहा था एक टाइप का कि मतलब जो है आपका मुस्लिम रूल जो है इसको संरक्षण दे रही थी। हालांकि बहुत सारे सूफी लीडर जो है बहुत रूलर से नाराज भी रहते थे। खैर ये जो है हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल ये है कि आपको सूफीज्म का ओरिजिन यहीं से होता है स्टार्ट। उसके बाद फिर से भक्ति मूवमेंट का, भक्ति मूवमेंट एक पीछे भी था मैंने आपको बताया, अब फिर से भक्ति मूवमेंट आता है। उस समय भक्ति मूवमेंट, भक्ति जो है वो ओरिजिन हो रहा था, अब क्या है, मूवमेंट हो रहा है। तो अब जो है आंदोलन हो रहा है, किसी चीज के लिए लड़ाई हो रही है, किसी चीज के लिए मतलब उस चीज को फैलाया जाए कि नहीं भाई हमारा जो रिलीजन है वो जो है गलत नहीं है, सब अपने अपने रिलीजन का पक्ष रख रहे हैं। तो ये जो है आपका भक्ति मूवमेंट होगा। भक्ति मूवमेंट के बाद जो है आपको मैंने संत का बता ही दिया, मिडिवल पीरियड के कौन कौन संत। अच्छा, विमेन संत का बहुत बड़ा इसमें जो है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस है जो क्वेश्चन आते ही आते हैं विमेन का। तो ये वाला जो विमेन जो साध्वी होती है उनके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कम से कम। तो इसको हम लोग प्रैक्टिस कर लेंगे, ये मैं आपको बता दूंगा, ये आपको मटेरियल भी मिल जाएगा। मटेरियल तो वैसे सब कुछ मिलेगा, लेकिन जो फोकस करने वाली चीज है वो मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन जनरली आप अगर देखेंगे तो वो आएगा ही आएगा। उसके बाद सिख मूवमेंट भी जो है दसों गुरु का आपको देखना पड़ेगा। दसों गुरु का पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, डिटेल में क्या ही, बट जो है मुगल से उनका अच्छा रिलेशन नहीं था, और जो सिख अंपायर के जो जितने भी गुरु थे तो उनका क्या क्या, जैसे खालसा का ओरिजिन होता है, अलग अलग गुरुओं का ना अलग अलग वो है, सारी चीजें डिटेल में हम लोग पढ़ा जाएगा, डिस्कस करेंगे हम लोग क्लास में ये सारी चीजें डिटेल में। ठीक है। तो ये सारी चीजें एजुकेशन, ये सब कुछ जो है आपको मैंने बता ही दिया है कि कल्चर, सोसाइटी, रिलीजन जो है, पॉलिटी, ये सारी चीजें जो है आपको डिस्कस करना होगा। जितना जो भी हम लोगों का अंपायर जो हम लोगों ने पढ़ा, बताया मैंने कि वो पढ़ना है, तो वो सारे अंपायर का जो है पॉलिटी, सोसाइटी, इकोनॉमी, रिलीजन, कल्चर, ये सारी चीजें जो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो सब यही जो दिया हुआ है आपका, ये सारी चीजें उसी में इंक्लूड हो जाएगा। यूनिट 7 में देखिए, अब जो है अब हम लोग आ जाएंगे, अब हम लोग मिडिवल से हटके अब हम लोग आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री पे। अब मॉडर्न हिस्ट्री में क्या मैंने पहले ही बताया था, सोर्सेस तीनों में है। सोर्सेस जो है वो आपका तीनों में है। तो सोर्सेस तीनों में है तो आप ये देख लो कि जो है, ये आप देखो,
ये आपका जो है सोर्सेस तीन, एंशियंट, मिडिवल, मॉडर्न, तीनों में मैंने बताया कि सोर्सेस तीनों में है। उसका अलग सोर्स है, मिडिवल का अलग सोर्स है, मॉडर्न का अलग सोर्स है। तो एक अलग आपको ये आपको एक अलग सोर्स है जो कि आपको देखना होगा। तो हालांकि इसका सोर्स बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मॉडर्न का, लेकिन फिर भी हम लोग इसको देख लेंगे, इसको प्रैक्टिस कर लेंगे। राइज ऑफ ब्रिटिश पावर। अब क्या आता है मॉडर्न हिस्ट्री में, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, ब्रिटिश पावर का उदय कैसे होता है, कैसे एक ट्रेडिंग कंपनी से एक जो है सत्ता में इनडायरेक्टली वो एंटर कर जाता है, फिर डायरेक्टली एंटर करता है, फिर धीरे 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 जो है कब्जा कर लेता है। वो चीजें जो है हम लोगों को इसमें डिस्कशन करना होगा कि ब्रिटिश पावर का उदय कैसे होता है। पहले ट्रेडर्स के रूप में आए, फिर अलग अलग जो है कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस कर करके जो है वो इस पे कब्जा कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे, वो सारी चीजें आपको इसमें डिस्कशन हो जाएगा। तो ब्रिटिश रिलेशन विद प्रिंसली प्रिंसिपल इंडियन स्टेट्स, इसमें आपको देखना ये होगा, इसमें आपको देखना ये होगा, ये तो पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि भाई ट्रेडिंग कंपनी जैसे पुर्तगीज, डच, फ्रेंच, इंग्लिश, ब्रिटिश जो है वो कैसे आए, उनका क्या पॉलिसी था, क्या ट्रेड करने के लिए आए, और क्या क्या ट्रेड में यहाँ से माल वहां जाता था, वहां से आता था। ये बेसिकली ऊपर ऊपर का हम लोग देखेंगे। उसके बाद जो हम लोग देखेंगे वो ये देखेंगे कि बाकी जो प्रिंसली स्टेट्स था वो उसका कैसा रिलेशन था ब्रिटिश अंपायर के साथ। ठीक है, तो वो ये बेसिकली इसमें बताया गया है आपको, बंगाल, अवध, हैदराबाद, मैसूर, कार्नेटिक एंड पंजाब। तो इसके साथ और भी कई स्टेट्स थे जिसके साथ रिलेशन ब्रिटिश पावर का था, ब्रिटिश अंपायर का था। तो बेसिकली इसमें इसलिए बंगाल का बता रहा है, बेसिकली बंगाल का वो आपका जो 1757 का जो रिवोल्ट होता है, बैटल होता है, सॉरी, 1757 का जो बैटल होता है, बैटल ऑफ प्लासी, वहां से हम लोग बढ़ेंगे अब कहाँ, बैटल ऑफ प्लासी के बाद से देखेंगे कि हम लोगों का जो है उसके बाद जो नेक्स्ट वाला बैटल ऑफ प्लासी के बाद उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर, 1764 का बैटल ऑफ बक्सर। उसके बाद देखेंगे कैसे एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस वगैरह करता है और अपने अवध को, पहले तो ये बंगाल तक सीमित था, उसके बाद अवध, फिर ऐसे धीरे धीरे सब पे कब्जा कर लेता है। तो अवध पे जो कब्जा करता है उसके बाद से जो है ब्रिटिश जो है फुल्ली इस पे इंडिया पे जो है कब्जा कर लेता है, ऐसा माना जाता है। तो अवध पे कब्जा करने के बाद ब्रिटिश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से चलने लगता है। कंपनी का जो एडमिनिस्ट्रेशन, बेसिकली ब्रिटिश का नहीं, कंपनी, ब्रिटिश कंपनी जो है उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो चलने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे उसमें चेंजेस आते हैं, लोगों का जो हक छीनना स्टार्ट होता है, लोगों का जबरदस्ती उस पर जो है कब्जा करना स्टार्ट होता है, जैसे और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में आपने सुना होगा सब कुछ। तो वो सारी चीजें जो है उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट क्या होता है कि रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 की जो क्रांति होती है, वो 1857 की क्रांति के बारे में हम लोग 1757 के बाद 1857 का रिवोल्ट, इसके बीच में जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेज आए हैं वो आपसे डिस्कस होगा, और उसके बाद रिवोल्ट ऑफ 1857 का जो है हम लोग देखेंगे। और इसमें कहाँ किसने, इसमें इंपॉर्टेंट 1857 के रिवोल्ट में इंपॉर्टेंट क्या है कि इसमें जो लीडर थे 1857 के क्रांति में, कौन कहाँ से नेतृत्व दिया। जैसे बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, वहां का नेतृत्व किया, बाबू बीर कुंवर सिंह बिहार से थे, वहां का नेतृत्व किया। इलाहाबाद में लियाकत अली थे, रानी लक्ष्मीबाई थी, तांत्या तोपे नाना साहेब थे, बहुत सारे जो कानपुर से नाना साहेब ने लीड किया था। दिल्ली में कोई और था, फैजाबाद से अब्दुल्ला अहमदुल्ला शाह। तो अलग अलग लोगों द्वारा अलग अलग लीडरशिप दिया गया, तो कहाँ से कौन लीडरशिप दिया, और जो लीडरशिप दिया तो उस मूवमेंट को, उस रिवोल्ट को किस लेफ्टिनेंट मतलब किस अधिकारी ने उस चीज को दबाया, उस लड़ाई को समाप्त किया, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसमें। कि जैसे आपका लियाकत अली इलाहाबाद से, इलाहाबाद को लीड कर रहे थे, और वहाँ जो ऑफिसर था वो था कैप्टन नील। तो वैसे ही जैसे इसका बेगम हजरत माल का था, वहाँ पे
जो ऑफिसर्स थे उसका नाम था कैंपबेल। तो जहां जहां जिस रानी लक्ष्मीबाई को किसने मारा, किसके नेतृत्व में वो सेना थी, ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें डिस्कशन हम लोग को 1857 के रिवोल्ट में करना होगा। तब जाके वो क्लियर होगा कि 1857 का रिवोल्ट में बेसिकली यही पूछा जाता है कि कहाँ से लीडरशिप किसने दिया और किसके नेतृत्व में, किस सेना के नेतृत्व में, किस ऑफिसर के नेतृत्व में सेना ने इस आंदोलन को दबाया। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब 1857 के रिवोल्ट के जस्ट बाद 1858 की जो क्वीन विक्टोरिया का जो घोषणा होता है, उस घोषणा में ये हो जाता है, आप लोगों को पता होगा शायद, कि घोषणा में हो जाता है कि कंपनी का जो रूल होता है वो अब ट्रांसफर हो जाता है क्राउन को, ब्रिटिश क्राउन को। तो अब डायरेक्ट अपने हाथ में सत्ता ले लेता है कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो ब्रिटिश अंपायर गवर्नमेंट थी वो अपने हाथ में ये कब्जा लेता है, कंपनी का अब कोई रोल नहीं होता है। एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता है, उसके अंडर 15 लोगों का कमेटी होता है, उस कमेटी के अंतर्गत जो है अब ये चलता है। उस जो घोषणा करती है वो आपका, उसमें बहुत सारे चेंजेस लाते हैं। हालांकि उस चेंजेस में बहुत सारे जो बोले गए जो वादे थे उसको पूरा नहीं किया जाता है, लेकिन चेंजेस बहुत सारे उसमें, सेना को कम करना, कहाँ से सेना को भर्ती करना है, कौन से एरिया को नहीं फोकस करना है, कौन से एरिया पे ज्यादा फोकस, ये सारी चीजें जो है इसमें डिस्कशन किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद से हम लोग जो है सिविल सर्विसेज में क्या चेंजेज आया, जुडिशरी में क्या चेंजेज आया, पुलिस आर्मी अंडर कंपनी क्या क्या चेंजेज आया, ये सारी चीजें हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का रास्ता कैसे धीरे धीरे बनता है, वो सारी चीज, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज 1909 से लेकर के 1935 तक जो संवैधानिक सुधार हुआ ब्रिटिश के द्वारा, वो किस हद तक सही था और किस हद तक नहीं सही था, ये सारी चीजें ये हम लोग डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज में। उसके बाद आ जाइए यूनिट 8 में। अब आएंगे यूनिट 8 में। यूनिट 8 में क्या है? कॉलोनियल इकोनॉमी। इकोनॉमी में कैसे ट्रेड हुआ, कौन कौन से ट्रेड से ज़्यादा फायदा हुआ, कौन कौन से ट्रेड से ज़्यादा मुनाफा हुआ, ये सारी चीज़ें जो है हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे। डिक्लाइन ऑफ इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का डिक्लाइन कैसे हुआ, इंडस्ट्री जो है वो डिक्लाइन क्यों करने लगा? क्योंकि क्योंकि 16 17 सेंचुरी में क्या हुआ था? इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ था यूरोप में, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ इंडिया में पूरा लॉस होता है। दादा भाई नौरोजी ने आपको ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का भी कॉन्सेप्ट बताया है कि यहाँ का पैसा जो है बाहर जा रहा था और यहाँ जो है धीरे धीरे जो है इंडस्ट्री डिक्लाइन कर रहा था। यहाँ से रॉ मटेरियल ले जाके वहाँ बना रहे थे, वहाँ से रॉ मटेरियल ला के यहाँ बेच रहे थे, ये बना बनाया मार्केट था। ऐसे करते करते जो है इंडस्ट्री डिक्लाइन कर गया और इकोनॉमी इंडिया का खराब हो गया। अब इसके बाद जो है हम लोग इंडियन सोसाइटी ने ठीक है, उसके बाद जो है अलग अलग पॉलिसी आता है जिसमें जो है आपका क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने के लिए भी जो है पैसा मिलने लगता है, गवर्नमेंट देती है। तो अब क्रिश्चियन बनाने के लिए 1857 के रिवोल्ट में भी आप एक रीजन देख लीजिएगा, उसमें जो है धर्म को नष्ट करने के लिए, इसी वजह से वो रिवोल्ट स्टार्ट भी होता है। तो क्रिश्चियनिटी को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज लाए जाते हैं, उसमें चेंजेस लाए जाते हैं कि भाई इससे जो है हम लोग काफ़ी कुछ चेंजेस होता भी है। ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कशन करेंगे। वो उसके बाद जो है विमेन पे कुछ क्वेश्चन है, हालांकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इस पे भी हम लोग फोकस करेंगे। प्रिंटिंग प्रेस का बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। प्रिंटिंग प्रेस से क्वेश्चन आता ही आता है, कौन सा एक्ट से कौन सा प्रिंटिंग प्रेस और किसका किसका जब्त हो गया, किसको प्रिंटिंग प्रेस की वजह से जेल जेल हुई, क्या गलत लिखने से जेल हुआ, किस वजह से हुआ, ये सारी चीजें प्रिंटिंग प्रेस वाले में आता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रिंटिंग प्रेस वाला जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें एक्ट और कौन से गवर्नर जनरल के अंडर में कौन सा एक्ट आया और उसने क्या क्या चेंजेस किए, ये सारी चीजें इसमें हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है। ये सब नॉर्मल है, ये प्रैक्टिस करा दिया जाएगा आपको, नॉर्मल है। अब जो है हम लोग देखेंगे यूनिट 9,
इसमें हम लोग राइज ऑफ इंडियन नेशनल, राष्ट्रवाद का उदय, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रवाद का उदय, और स्टार्टिंग में जो कांग्रेस का फॉर्मेशन होता है 1885 में, उसके बाद से 1900 तक, 1885 से लेकर के 1900 तक जो कांग्रेस में जो लीडरशिप होती है, वो किसकी होती है? एक आम लोगों की होती है, ये बड़े लोगों की होती है, या किसी पर्टिकुलर किसी कम्युनिटी का होता है, पर्टिकुलर किसी कास्ट का होता है, पर्टिकुलर किसी क्लास का होता है? ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। और नेशनलिस्ट राष्ट्रवाद का भावना कहाँ से जगता है, राष्ट्रवाद कहाँ से उदय होता है, ये इसमें डिस्कशन हम लोगों का होगा। उसके बाद आपको पता ही है स्वदेशी स्वराज, बाकी जो मूवमेंट होता है, गांधी का मूवमेंट, जितने भी मूवमेंट है गांधी जी के, वो सारे मूवमेंट हम लोगों को पढ़ना होगा। ये डेट वगैरह सब इसमें याद ध्यान रखना होगा। और उसके बाद सुभाष चंद्र बोस और इंडियन नेशनल आर्मी का क्या रोल होता है, ठीक है। मिडिल क्लास का क्या रोल था इंडियन नेशनल मूवमेंट में, विमेन का कितना पार्टिसिपेशन था विमेन का, और ये विमेन का पार्टिसिपेशन जो है किस हद तक जो है मूवमेंट को आगे बढ़ाने में वो किया, ठीक है। उसके बाद जो है लेफ्ट विंग का पॉलिटिक्स, कम्युनिस्ट पार्टी का बेसिकली लेफ्ट विंग का पॉलिटिक्स, उसका डिप्रेस्ड क्लास का जो मूवमेंट हुआ, और इसमें आपका जो है भीमराव अम्बेडकर का क्या रोल था, कैसे है, ये सारी चीजें हम लोग डिप्रेस्ड क्लास में पढ़ेंगे। कॉमनल पॉलिटिक्स से मुस्लिम लीग और जेनेसिस ऑफ पाकिस्तान, इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सारे ये यहाँ से जो है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए। ये पूरा का पूरा जो है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद हम लोग चलेंगे, अब हम लोग चलेंगे इधर, ठीक है। मुस्लिम लीग का स्थापना के बाद से जो है, और इंडियन इंडिपेंडेंस और पार्टीशन का क्या है, ये सारी चीजें जो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या क्या हुआ, क्या क्या पार्टीशन में दिक्कतें आई, क्या क्या पॉलिसीज बना पार्टीशन का, और कौन कौन सपोर्ट किया, कौन इसको अब विरोध किया इसका। इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन प्रिंसली स्टेट्स में कहाँ कहाँ परेशानी हुई, कश्मीर, हैदराबाद, जूनागढ़, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे, क्यों यहाँ प्रॉब्लम हो रही थी ये तीनों जगह। ये सारी बाकी प्रिंसली स्टेट अंदर आ गया था, ये तीनों को क्या दिक्कत हो रही थी, ये सारी चीज़ डिस्कशन करेंगे। भीमराव अम्बेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में क्या रोल था, और उसमें क्या क्या जो है उसका फीचर्स था, विशेषताएं क्या थी, वो सारी चीजें हम लोग इसमें देखेंगे, ठीक है। उसके बाद लिंग्विस्टिक बेसिस पे, भाषा के आधार पे कौन कौन सा स्टेट बना, ये आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात हो रही है, कि कौन कौन सा स्टेट बना, और सेंटर और स्टेट का क्या रिलेशन रहा, किस हद तक उसको इंडिपेंडेंट रखा गया, किस हद तक उसको अपने अंडर रखा गया, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर रखा गया, ये सारी चीजें इसमें पढ़ना है हम लोगों को। फॉरेन पॉलिसी का क्या था, फॉरेन पॉलिसी कैसा बना, क्या है, ये सारी चीजें इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 10 में जो है इसमें बेसिकली आपको पढ़ना नहीं है। यूनिट 10 जो है वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी में आपके काम आएगा नेट निकालने के बाद, और नेट के भी पेपर में काम आएगा वैसे तो, नेट के पेपर में तो आएगा ही आएगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन का, क्योंकि ये पढ़ने वाली चीज़ नहीं, ये समझने वाली चीज़ है, और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, इसका बेसिकली आप, क्योंकि इसमें कुछ भी पढ़ लोगे आप कंफर्म आपको आंसर नहीं मिलेगा, ये जब तक पूरा कॉन्सेप्ट इसको अच्छे से नहीं समझोगे। तो ये चीज़ें जो है करने वाली है, ये पढ़ने वाली। अब इसमें क्या है कि रिसर्च, मेथोडोलॉजी और हिस्टोग्राफी, ठीक है। तो रिसर्च में कैसे मेथोडोलॉजी, क्या मेथड होना चाहिए, हिस्टोग्राफी में आप देखोगे कि अलग अलग हाइपोथेसिस का इसमें बात किया है, देखो परिकल्पना क्या क्या होगी। हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पना, किसी चीज के बारे में पहले से सोचना, कि भाई ऐसा काश ऐसा होता तो क्या होता। तो ये सारी चीजें जो है इसमें आपको प्रैक्टिस करने की चीज है, ये आपको दे दिया जाएगा मटेरियल, ये आप पढ़ लेना।
तो इसमें बेसिकली ये 10 यूनिट है, ये 10 यूनिट जो है, तो बेसिकली 10 यूनिट है। 10 यूनिट मैंने आपको बता दिया, एक बार और आप देख लो। ठीक है, ये आपका जो है, ये जो है आपका पूरा एंड हो गया है, 8 पेज का है। आपका जो है 10 यूनिट में इसको बांटा हुआ है। 10 यूनिट्स में आपको पहले मैंने बता दिया है कि 10 यूनिट्स में इसको बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट्स में आपको एंशियंट मिडिवल मॉडर्न का मैंने बता दिया। सबका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि पहले तीनों में पहले सोर्सेस, सोर्सेस के बाद जो है मिडिवल और मॉडर्न में जो अंपायर और जो ब्रिटिश अंपायर, और पहले जो मिडिवल में आप देखोगे दिल्ली सल्तनत और मुगल अंपायर, सबका जो है अंपायर के बारे में पढ़ना है, राजाओं के बारे में पढ़ना है। उसके बारे में सोसाइटी, पॉलिटी, इकोनॉमी सब कुछ जो है उसमें देखने के बाद जो है हम लोगों को एक एक पॉइंट पे जो है उस पर चर्चा करनी है। और उसके बाद जो है प्रैक्टिस करनी है मल्टीपल चॉइस चॉइस क्वेश्चन जो नेट में आता है। आपको उसी बेस पे आपको प्रिपरेशन करना होगा। आपको पता होगा कि 100 मार्क्स का पेपर होता है, मेन जो सब्जेक्ट होता है उसका 100 क्वेश्चन का पेपर होता है, 200 मार्क्स का टोटल होता है। पेपर फर्स्ट जो होता है वो 50 मार्क्स 50 क्वेश्चन का होता है, 100 मार्क्स का। एक क्वेश्चन कैरी, 1 क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। तो इस हिसाब से टोटल पेपर फर्स्ट और सेकंड मिलाकर 150 को क्वेश्चन होता है, जिसका टोटल मार्क्स होता है 300। आपको पेपर सेकंड जितना इम्पोर्टेंट है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पेपर फर्स्ट है, क्योंकि पेपर फर्स्ट में आप अच्छा करिएगा तो आपका जो है जेआरएफ तक का क्लियर हो सकता है। और नेट आपको सब्जेक्ट पे तो कमांड करना ही होगा, साथ में पेपर फर्स्ट और सेकंड पे भी आपका जो है कॉन्सेप्ट करना है। तो आप लोगों को जो है बेसिकली हम ये बताना चाह रहे हैं, ये जो आपका सिलेबस मैंने बताया है, ये सिलेबस जो है हम लोगों का, आप लोगों को अगर कोई दिक्कत होगी तो आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि इस पे आप प्ले स्टोर पे उस पे जाके आप इंस्टॉल कर लेना। इससे आप ऑनलाइन क्लास ले सकते हो। उसके अलावा ऑफलाइन मोड में अगर आपको कंसल्ट करना होगा तो आप साकेत वाले सेंटर पे, या हम फ़ोन नंबर दिया हुआ है, आप इसमें कंसल्ट कर सकते हैं इंक्वायरी के लिए। तो आपको बेसिकली जो है मैंने सिलेबस बता दिया है। सिलेबस में अगर कोई दिक्कत हो या कोई भी किसी चीज़ से भी रिलेटेड कोई परेशानी हो तो आप दोनों माध्यम, दोनों उसका यूज करके आप यहाँ इंस्टीट्यूट में पता कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास हम लोग डेमो क्लास करेंगे किसी टॉपिक पे, तो नेक्स्ट टाइम आप लोगों से मिलते हैं। थैंक यू।